नेपाल के अंदर तेल की खोज को लेकर अब प्रतिक्रियाएं और ज्यादा तेज हो चुकी हैं और इसका कारण ये है कि पहला सैंपल पॉजिटिव रिपोर्ट दे चुका है और इससे पहले वाला सैंपल जो गैस के लिए लिया गया था वो तो बिल्कुल पॉजिटिव था ही था, लेकिन अब तेल की आशाएं भी बढ़ रही हैं। बात कर सकते हैं 2030 तक तेल की किल्लत की और उससे पहले नेपाल के अंदर डिस्कवरी ऑफ पेट्रोल की। दोनों ही कहानियां इतनी ज्यादा सूटेबल हैं कि अगर दोनों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो नेपाल की बल्ले बल्ले होने में टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की तेल खोज यानी कि ऊर्जा संप्रभुता या फिर जोखिम भरा हुआ है, ये सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के पश्चिमी दखेल जिले के अंदर बड़े रिंग ने तेल और गैस की खोज के लिए हिमालय की चट्टानों के अंदर जो 4000 से भी ज्यादा मीटर की खुदाई करी थी, उसके अंदर $18 बिलियन के चीनी अनुदान का समर्थन भी शामिल है। अन्वेषण का नेतृत्व चीनी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और सीबू ड्रिलिंग इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा करा जा रहा है। चीनी प्रयोगशाला यहां पे निकाले गए चट्टान के नमूनों का परीक्षण करके ये निर्धारित करेगी कि नेपाल में व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक पेट्रोल भंडार कितना है और इसका अमाउंट क्या रहने वाला है। क्योंकि नेपाल पूरी तरह से भारत से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और इसलिए कई नेपालियों ने इस पहल को ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा के अंदर एक ऐतिहासिक कदम या फिर मील का पत्थर बताया भी है। लेकिन बढ़ते जलवायु संकट, तेजी से हो रहे कार्बन उत्सर्जन, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के दौर के अंदर नेपाल का पेट्रोलियम जुआ या फिर 3 बड़े जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें पहला है पारिस्थितिक यहाँ पे तंत्र के अंदर बदलाव, इसके बाद आर्थिक और तीसरा यहाँ पे भू राजनीतिक बदलाव भी हो सकता है। देखना यह है कि क्या ये लाभ है या फिर भ्रम है। भले ही नेपाल व्यवसायिक रूप से व्यवहार पेट्रोलियम निष्कर्ष शुरू कर दे, लेकिन लागत लाभ से अधिक होगी। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन उद्योग सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अकेले 2022 में सरकार ने अनावश्यक सब्सिडी पर यहाँ पे $1.2 ट्रिलियन बर्बाद कर दिए थे। नेपाल अपनी सीमित वित्तीय क्षमता के कारण एक मरते हुए उद्योग को सब्सिडी देने की जोखिम नहीं उठा सकता। देश की प्राथमिकता और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है और इसकी बजाय नेपाल को अपने लोगों को जलवायु सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में अपने सीमित संसाधनों का निवेश करना भी आवश्यक है। नेपाल अपनी सीमित वित्तीय क्षमताओं के कारण इस चीज के अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है, जिसकी वजह से नेपाल इसके अंदर अपनी रिस्क उठा रहा है। जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहे हैं। शक्तिशाली जलवायु विरोधी जीवाश्म ईंधन हितों के बावजूद नवीनीकरण ऊर्जा पकड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक तेल की मांग चरम पर होगी, क्योंकि परिवहन उद्योग अन्य क्षेत्रों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की जगह ले लेगा और जब तक नेपाल अपने पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास करेगा तब तक वह खुद को एक फंसी हुई संपत्ति के साथ पा सकता है। एक महंगा पुराना निवेश जिसका आर्थिक भविष्य बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेपाल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रुक रहा है। इसका एकमात्र कारण नजर आ रहा है कि नेपाल को पूरी उम्मीदें हैं कि यहां पर एक बड़े अमाउंट के अंदर जीवाश्म ईंधन मिल सकता है, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, चारकोल, कई तरह की चीजें या फिर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अगर ये सब कुछ निकल जाते हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इतना बड़ा आएगा कि इसमें बहुत बड़े अमाउंट के अंदर पैसा बना सकता है नेपाल, रोजगार दे सकता है। लेकिन अगर इसका उल्टा पड़ा तो ये इसका बड़ा परिणाम यहां पर भी भुगतना पड़ सकता है। यानी कि दोनों तरफ से ही बड़े सौदे हैं, एक रिस्क का और एक कहीं न कहीं डेवलपिंग से सीधा डेवलप होने का। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।